उस चीज़ से बड़ा प्रभावित थी कि हमने उनको मैनेज किया कि आसानी से और समय से उनका कैसे दर्शन हो जाए भगवान बुद्ध का। तो ये मैंने मैनेज किया, इससे वो थोड़ा सा प्रभावित हुई। और फिर मैं बॉम्बे गया और फिर कारवां बन गया और लंबा सिलसिला चला उनके साथ रहने का, बात करने का, घूमने का, सब कहीं आने जाने का, फिर बहुत हुआ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखिए सर, है ना खड़े सर? जी 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 जी। बाबा साहब के नाम पर करोड़ों करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे जी। और उनकी पत्नी रहने का जिनको गौरव मिला है, जिनकी पूरी पहचान है, वो कहीं जा रही हैं पूजा करने तो बता नहीं रहे कि वो कौन है। जी। वो एक आम इंसान की तरह लाइन में लगी हुई है। मैं देखता रह गया कि माई साहब 5 बजे उठ के बाबा साहब भगवान बुद्ध की एक जो छोटा सा एक वो लॉकेट पहनती थी, उस लॉकेट में एक तरफ भगवान बुद्ध का होता था चित्र और एक तरफ बाबा साहब का होता था। वो हमेशा पहनती थी वो, और उसको बड़ा रिगार्ड करती थी वो। तो मैंने जब देखा तो मैं हतप्रभ हो गया कि इतना डेडिकेशन, 5 बजे उठ के बाबा साहब भगवान बुद्ध की फ़ोटो रख के और हाथ जोड़ के बैठी हुई। लेकिन सर समाज में तो उनको लेकर के बाबा साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई गई हैं या फैली हैं, तो ये उन तक नहीं पहुंची थी? उन तक पहुंची थी, नो डाउट। मैंने बात मैंने की तो तब तक मुझे ये नहीं पता था कि माई साहब के खिलाफ आरोप हम सुनते थे, लेकिन माई साहब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में वो क्या सोचती थी। जब मैं 2-4 दिन रहा तब फिर मैंने उनसे पूछा कि माई साहब, मैंने एक पुस्तक पढ़ी हुई है आपके बारे में और बाबा साहब के बारे में, जिसमें बड़े निगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि हम उनसे जो कुछ पूछते थे बड़े सौम्य शब्दों में पूछते थे, बच्चे की तरह पूछते। तो फिर मैंने पूछा, हमने कहा माई साहब आपके बारे में वो लिखा हुआ है। तो माई साहब मुस्कराई, है ना। उन्होंने कहा हाँ, हमने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो फिर मैंने पूछा, हमने कहा मैं सब जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा लोगों ने क्यों लिखा। तो उन दिनों नानक चंद रत्तू जिन्होंने माई साहब के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको क्या ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो इनके ऊपर आक्षेप है, इससे वो एक तरह से बोझिल हैं, दबी हुई हैं और उसका उनके पास कोई प्रतिकार उस तरह से नहीं है जैसे किसी मासूम के ऊपर कोई ऐसी शक्ति सवार हो जाए कि उससे वो खुद से नहीं बाहर निकल सकता, वो समय पर छोड़ देता है और समय का साथ पाने के लिए जो उसको संतुष्टि चाहिए, जो उसको धैर्य चाहिए, इसलिए वो बाबा साहब और गौतम बुद्ध के शरण में बिल्कुल हैं कि उनको यकीन है कि एक दिन आएगा ऐसा कि जब दुनिया की आँख खुलेगी और लोग जानेंगे। क्या ऐसा आपको देखकर महसूस हुआ? त्रिपाठी जी, आप माई साहब की उस मनः स्थिति की कल्पना करिए कि वो ब्राह्मण समाज से थी और वो भी सारस्वत ब्राह्मण से, जो महाराष्ट्र के उच्च कुलीन ब्राह्मण माने जाते हैं। उन्होंने बाबा साहब के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने विवाह किया। ब्राह्मण होने के नाते एक अछूत के साथ विवाह से करने की वजह से ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया जी। और उन अछूतों ने माई साहब को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण थी। अब आप उनकी मनः स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने अपने को कैसे संभाला होगा इस कंडीशन में, इस हालात में उन्होंने बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की और बहुत हद तक उन्होंने पूरा किया। लेकिन अगर आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा न हो तब कैसे और समाज की सारी धाराएं आपके विपरीत हों, तब आप उस मिशन को कैसे पूरा करेंगे? अपने आप में बहुत कठिन काम है, बहुत दुरूह है। ये महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात वो ये मानती थी कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं जी, ये जो समाज है वो मानसिक रूप से अपरिपक्व है। अच्छा। और ये वो एक तरह से अभी उनको अपरिपक्व माने, अभी ग्रोथ हो रही है। हाँ, सही बात। अपरिपक्व है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसिक रूप से परिपक्व कैसे हों ये सोच उनको विरासत में नहीं मिली। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू कर रहा हूं कि जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा
और आपके साक्षात्कार के माध्यम से एक ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि उनके व्यक्तित्व पर जो दाग लगे हैं, जो आक्षेप हैं, जो संदेह हैं, वे भी दूर होने लगेंगे। आज के समय में उन पर लगे दागों को दूर किया जाना या उनकी हकीकत समझा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इससे पहले कि आज जो शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं मैं उनका परिचय कराऊं, आप सबको मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर मेरे द्वारा किया जाने वाला यह पहला इंटरव्यू है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस इंटरव्यू की अहमियत को समझिएगा। और मेरे सामने जो शख्सियत हैं, आपका नाम है आदरणीय गौतम जयंत जी, सविता अम्बेडकर जी के साथ लगभग 15 वर्ष बिताए हैं। आप उनके जीवन को बहुत करीब से देखे हैं और इसलिए आज के समय पर जबकि बाबा साहब और सविता अम्बेडकर साहब, इन दोनों लोगों के आपसी संबंधों को लेकर बहुत सारे संदेह पैदा किए गए हैं या कि पैदा हुए हैं, उनके बारे में हम पड़ताल करें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब और सविता अम्बेडकर जी ये दो अलग अलग समाज से आने वाले लोग थे, जिन्होंने समाज की दीवारों की बेड़ियों को लांघ करके आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और समाज को एक नई दिशा पर चलने की प्रेरणा दी थी। लेकिन जिस प्रेरणा से प्रकाश लेकर के रोशनी में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था, उस प्रेरणा से हम वो प्रकाश नहीं ले पाए, क्योंकि ऐसी बातें आई जिसमें बाबा साहब के जीवन पर आघात के लिए ही सविता अम्बेडकर जी पर सवाल उठाए गए। तो इसी कारण से एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू बहुत जरूरी है जो कि स्वयं सविता अम्बेडकर जी के साथ 1.5 दशक बिताने का अवसर पाए हों। सर, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें आज आमंत्रित किया और मुझे भी अच्छा लगा। वैसे तो आपसे पहले भी औपचारिक रूप से आपसे 1-2 बार भेंट हुई है, लेकिन जब कल आपका एक संदेश मिला कि आप माई साहब पे कुछ एक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगा कि उनके व्यक्तित्व के बारे में और लोग उस ढंग से सोचें जो आर्य अष्टांगिक का पहला एक सूत्र है, सम्मा दिष्टि, सम्यक दृष्टि। हमारे अंदर पूर्वाग्रह न हो और हम तथ्यों के साथ किसी चीज़ को समझें। और हमारा जो बुद्धिज़्म का, बौद्ध धर्म का जो मूल है, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं के साथ उन तथ्यों को, उन तर्कों को, उस सच्चाई को हम ग्रहण करें। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं गौतम जयंत हूँ और मूल रूप से हरदोई का रहने वाला हूँ। लखनऊ में पिछले 86 से मैं आ गया था यहाँ पे। एक बार लखनऊ में पहली बार मैं 86 में आया था। सर, आप बौद्ध धर्म में कब से हैं? बौद्ध धर्म में पेरियर ललई सिंह यादव जो थे कानपुर वाले, तो हमारा जन्म ननिहाल में हुआ। हरदोई ज़िले में ही एक गांव है, तो वहाँ ननिहाल में हुआ। तो हमारे मामा जी ललई सिंह यादव जी के साथ उनका बहुत उठना बैठना था, क्योंकि वो कानपुर में हमारे मामा जी काम करते थे राज मिस्त्री का, और ललई सिंह यादव जी से मिलाया करते थे। तो हमारे संपर्क में जो बचपन से ही बौद्ध लोग थे, एक बात। और दूसरी बात, लखनऊ में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं जिनको हम लोग जानते नहीं है, भुला दिया हमने, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत, जिन्होंने बाबा साहब को पहली बार 1948 में लखनऊ में आमंत्रित किया था एक सम्मेलन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए जी। तो डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत के कुछ कार्यकर्ता थे। और अगर हम बहुत थोड़ा और पहले चले जाएं तो यहाँ पे एक बहुजन कल्याण प्रकाशन था एक, जिसके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जिसके वनर हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे। उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें निकाली थी
लोगों को जागरूक करने के लिए। और उसमें से जो पहली पुस्तक छपी थी वो थी बहुजन गुहार। जी। बहुजन गुहार एक पहली पुस्तक पढ़ी थी, और उसके जो मूल्य हुआ करते थे वो 2 पैसे 5 पैसे उन दिनों हुआ करते थे। तो हम लोग बचपन से ही, जब हम लोग काखा गाघा पढ़ना सीख गए थे, हिंदी पढ़ना आ गया था, तभी हम लोग उन पुस्तकों को पढ़ने लगे थे। तो बचपन से ही हमारे अंदर एक वो था कि बौद्ध धर्म जो है वो हम जिसको धर्म कहते हैं, मूलतः जब सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ, तो सिद्धार्थ को जब बोधि लाभ हुआ तब वो बुद्ध हुए। तो जो सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ, तो जो उन्होंने जो दर्शन दिया, तो पहले वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन ही था, बौद्ध धर्म नहीं था, सिद्धांत था एक। तो उस सिद्धांत में यह था कि बुद्ध को मिला क्या कि वो बुद्ध हो गए। आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। सिद्धार्थ को जब बोधि लाभ हुआ तो यही हुआ कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। और जो वैज्ञानिक उसका पक्ष है उसमें ये कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, उसकी अपनी आंतरिक संरचना है और किसी वातावरण में रहती है, इसलिए उसमें परिवर्तन होता रहता है ना। और जो है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, और हर चीज़ परिवर्तनशील है, जिसको 3 नाम दिए गए: अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और अनित्यवाद। तो ये वो डॉक्ट्राइन है कि ये वो उसका सिद्धांत है। जैसे आम जनता जी धर्म को उत्सव जी और बाह्य आचरण से जोड़कर देखती है। जब कहीं कोई वो कार्यक्रम करती है, कहीं कोई पूजा पद्धति है, कोई आयोजन प्रयोजन होता है, उससे वो धर्म को जोड़कर देखती है। जबकि बौद्ध एक दर्शन है जो आचरण में हम कैसे रहें, कैसे जिएं, क्या माने, जो हमारे लिए हितकर होगा, वो इसकी बात करते हैं। इसी नाते ये आम तौर पर लोग जब धर्म के हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं तो थोड़ा अलग दिखाई देता है। जी। सर, अब हम आते हैं मूल विषय पर। जी। सविता अम्बेडकर जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये 86 मार्च का महीना था, 1986 में मार्च का महीना था। थोड़ी सर्दियाँ कम हो गई थी, तो हम जो है बोध गया गए हुए थे। तो बोध गया में माई साहब भी आई हुई थी। एक समय होता है जो बोध गया में महाबोधि विहार है, जहाँ पे दर्शन के लिए लोग जो जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, उनके लिए एक समय है बंद होने का और खुलने का। तो माई साहब जो है वो लाइन में लगी हुई थी आगे, और वो बंद होने का समय आ रहा था महाबोधि विहार का। तो गार्ड ने कहा कि अब हम इसको बंद कर रहे हैं, अब आप जो है वो 4 बजे आइएगा। तो माई साहब ने उससे कहा कि हम बम्बई से आए हुए हैं और मेरी पटना से फ़्लाइट है, यहाँ बोध गया से मुझे अभी बाई कार पटना जाना है, वहाँ से मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और फिर मुझे बम्बई जाना है। अगर हम 4 बजे का इंतज़ार करेंगे तो फिर हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, या तो हम दर्शन से वंचित रह जाएंगे, और मैं इसलिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो ये गार्ड की और माई साहब की जब बातचीत हो रही थी तो मेरी उत्सुकता बढ़ी। तो मैंने आगे जाके देखा, तो मैंने पहचानने की कोशिश की कि ये जो है पर्सनालिटी है कौन, है ना। तो स्वभाववश मैंने उनको बोला, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो वो मेरी तरफ मुखाबित, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने जवाब दिया, जय भीम बोली बड़ी तेज़ से, ऐसे जय भीम, है ना। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो? तो हमने कहा भाई साहब इस समय तो मैं लखनऊ से आया हूँ और वैसे मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। तो हमने कहा भाई साहब मैं कुछ करता हूँ। तो चूँकि हम लोग सामाजिक लोग थे, जागरूक लोग थे, तो मेरे एक दिमाग में आया कि माई साहब की कैसे क्या किया जाए, सहायता की जाए कि इनका जो है जो समय है बचे और ये समय से मतलब जो है बुद्ध विहार को देख के और फ्लाइट अपनी पकड़ सकें। तो वहीं पे पुलिस वाले भी खड़े हो रहते हैं। तो मैंने एक पुलिस वाले से कहा कि इनको आप जाने दीजिए, इनकी फ़्लाइट है। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं, रूल इज़ रूल। तो फिर मैंने उनसे फिर पूछा, हमने कहा कि आप बम्बई से आई हुई हैं? तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि मैंने बोला ऐसे ही कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब उन्होंने वो मुस्कुराई और बोली आई एम अम्बेडकर।
तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि ये माई साहब हैं। तो मैंने उनको झुक के उनको नमो बुद्धाय और फिर से उनको जय भीम बोला। और फिर मैंने उसको, कांस्टेबल जो खड़ा हुआ था, मैंने उसको कहा कि आप आरटी सेट पे मैसेज करिए और गया के एसएसपी को आप कॉल करिए कि माई साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की वाइफ मिसेस अम्बेडकर वो याद कर रही हैं उनको, और उनको आप बुलाइए। तो जब मैंने उसको आरटी सेट बोला, और चूँकि पर्सनालिटी से थोड़ा सा वो लगते थे, तो उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या समझा, उसने वायरलेस निकाला और मैसेज दिया अपने वायरलेस पे। तो एसएसपी साहब वहाँ पे आए, और फिर एसएसपी साहब जब आ गए तो वो सब प्रोटोकॉल उनके लिए पूरा फॉलो हुआ। उनको स्पेशली ले जाया गया, उनको अंदर भगवान बुद्ध के उनको दर्शन कराए गए। फिर जब वो लौट के आई तब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती थी। तो मैंने कहा कि आई एम गौतम जयंत। फिर वो मैंने सुन रखा था कि जो बाबा साहब की पत्नी हैं उनको माई साहब बोलते हैं। फिर मैंने उनको माई साहब बोला, माई साहब मैं गौतम जयंत हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कार्ड निकाला एक और उन्होंने कहा कि बॉम्बे आना। तो हमने कहा ठीक है माई साहब आएंगे। तो इस तरह से मेरी उनसे एक संयोगवश पहली मुलाकात हुई और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गया। तो वो उस चीज़ से बड़ा प्रभावित थी कि हमने उनको मैनेज किया कि आसानी से और समय से उनका कैसे दर्शन हो जाए बुद्ध विहार का, भगवान बुद्ध का। तो ये मैंने मैनेज किया, इससे वो थोड़ा सा प्रभावित हुई। और फिर मैं बॉम्बे गया और फिर एक कारवां बन गया और लंबा सिलसिला चला उनके साथ रहने का, बात करने का, घूमने का, सब कहीं आने जाने का। फिर बहुत वो होगा। दोस्तों, आप सबने गौर किया होगा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखिए सर, है ना खड़े सर? जी 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 जी। कि इतनी बड़ी शख्सियत अपने धर्म स्थान पर आती हैं और किसी को खबर नहीं है। बाबा साहब की हस्ती सन 86 में मामूली नहीं थी। 1986 में सर जी, बाबा साहब के नाम पर करोड़ों करोड़ लोग सड़क पर आ जाएंगे जी। और उनकी पत्नी रहने का जिनको गौरव मिला है, जिनकी पूरी पहचान है, वो कहीं जा रही हैं पूजा करने तो बता नहीं रहे कि वो कौन है जी। वो एक आम इंसान की तरह लाइन में लगी हुई है जी। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी कि मामूली से मामूली व्यक्ति भी जब धर्म स्थान पर जा रहे हैं, आजकल लगभग सभी धर्मों के लोगों की हाल यही है, जी जी। तो वो जुगाड़ लगाते हैं कि वहाँ किसी तरह से लाइन में आगे खड़े हो जाएं। जी जी। तो उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष तो यही देखने को मिल गया। जी। फिर सर आप जब बम्बई गए उनके पास, जी, तो ये कब की घटना है और जाने पर क्या हुआ? बस अगले ही महीने, चूँकि अप्रैल में बाबा साहब का जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को। अच्छा, मार्च में तो आप मिले ही थे हम, है ना? बहुत गया में मार्च में मुलाकात, और अप्रैल में आप चले। अप्रैल में मैं गया कि 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब की जयंती है, और इस अवसर पे हम माई साहब को जाके मिले वहाँ बॉम्बे में, है ना? और देखें ज़रा बॉम्बे का 14 अप्रैल का माहौल क्या है, माई साहब से कौन से लोग मिलने आते हैं और कैसा उत्सव जैसा कोई माहौल होता है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं 2 दिन पहले ही 12 अप्रैल 1986 को मैं उनके यहाँ चला गया था। मैं 2 दिन पहले, 2 दिन, हाँ। तो वो दादर में वेस्ट में, जैसे बॉम्बे में होता है ना ईस्ट वेस्ट, तो दादर वेस्ट में RBSK बोले रोड था। तो दादर वेस्ट से उतरने के बाद में करीब 1.5 किलोमीटर जब शिवाजी पार्क की तरफ जाते हैं तो वहीं पे मात्र छाया बिल्डिंग थी एक, उन्होंने हमको एड्रेस दे रखा था। तो मैं पूछते पूछते गया। उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, और मैंने अच्छा ये समझा, जाने से पहले मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई साहब मैं 11-12 अप्रैल को मैं आना चाहता हूँ, आप बॉम्बे में मिलेंगी? तो उन्होंने कहा आ जाओ मिलेंगे। तो मैं पहले से फ़ोन करके फिर मैं गया था वहाँ पे। फिर मैं उनको मिला तो मैंने देखा एक सिंपल सा रूम है उनके पास में, और एक बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट बाबा साहब का, जैसे उनके कमरे में घुसते हैं ड्राइंग रूम में, बाबा साहब का एक बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट उन्होंने लगा रखा था, और उसके ऊपर वो गुलाब की माला पड़ी हुई थी, ताजे गुलाब की माला पड़ी हुई थी। भगवान बुद्ध का एक फ़ोटो था, उसके कुछ फूल रखे हुए थे, और कैंडल जल रही थी उस पर। बाबा साहब भगवान बुद्ध के दोनों के बीच में
एक कैंडल स्टैंड था, तो उसमें वो कैंडल जल रही थी। तो जब मैं घुसा तो उन्होंने इशारा किया मुझे कि हमें उधर प्रणाम करना है पहले, है ना, मतलब उनको मिलने से पहले वहाँ प्रणाम, फिर यहाँ आओ। तो मैंने अपना जो है वो पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मैंने प्रणाम किया। जैसे बौद्धों में होता है कि पंचांग प्रणाम करते हैं, तो वैसे मैंने पंचांग प्रणाम किया। फिर माई साहब को मैं गया तो एक बार मैंने पैर छूने की कोशिश की कि मुझे बहुत पता नहीं था कि ये कौन सा कल्चर फॉलो करती हैं, क्या है। तो उन्होंने कहा डोंट टच माई फीट, इंग्लिश में बोला उन्होंने। तो मैं रुक गया। तो जब मैंने कोशिश की कि मैं माई साहब के मैं पैर छूँ, आशीर्वाद लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट टच माई फीट, मना किया उन्होंने। तो मैं रुक गया। फिर उन्होंने बैठाया, बोले, फिर पूछा उन्होंने कैसे आए। तो फिर माई साहब से फिर वो बात हुई, फिर मिशन पे बात होने लगी। तो माई साहब ने फिर पूछा कि फैमिली में कौन कौन है। तो हमने कहा माई साहब फैमिली में हम दो भाई हैं और एक बहन है। बहन की शादी हो गई है और भाई अनमैरिड है, वो काम करता है, और मैं भी अनमैरिड हूँ, मैं मिशन में कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत बोला तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, पहली बार भी उन्होंने बोला कि तुम अकेले हो, मिशन में कुछ करना चाहते हो, तुम मेरे साथ रहो। अब उन्होंने जब कहा कि मेरे साथ रहो, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने अपने को कितना गौरवान्वित महसूस किया और कितना मैं प्रफुल्ल हुआ हूँगा। ऐसा लगा कि जैसे लोग जीवन भर, है ना, जो एक उद्देश्य बना के चलते हैं, एक गोल बना के चलते हैं कि हमें पूरे जीवन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है ना। तो ऐसे लगा था कि जीवन का मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे हुआ। और फिर उनके साथ मैंने दिल्ली की पहली यात्रा की, माई साहब के साथ में दिल्ली की पहली यात्रा की। तो महाराष्ट्र सदन हुआ करता था कोपरनिकस रोड पे दिल्ली में। तो हम लोग एक ही उस पे, मतलब एक ही रूम होता था और एक ही बेड पे हम दोनों लोग सोते थे, माई साहब के साथ, और हम अलग कभी नहीं सुलाती थी। नहीं, तुमको भी मेरे बेड पे सोना है। मैं कोशिश करता था कि सोफ़े पे सो जाऊं, क्योंकि गेस्ट रूम में वहाँ पे सोफ़े भी होते थे, मैट डाल के सो जाऊं, एक्स्ट्रा मैट्रेस ले लूं, लेकिन नहीं, यही सोना है तुम, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको मतलब मैं आश्चर्य, पहली बार जो मुझे हुआ कि मैं सोया हुआ था और मेरी आदत थी तो देर तक सोता था मैं, 6 बजे 7 बजे तक। 5 बजे मेरी अचानक नींद खुली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, माई साहब के साथ पहली बार सो रहा था मैं, है ना। तो जब नींद आ गई तो मैं सो गया। जब मैं 5 बजे उठा तो मैंने देखा कि उस पर जो टेबल होती है सोफा सेट के पास में, है ना, ड्राइंग रूम की जो टेबल होती है, उस पर पोस्ट कार्ड साइज़ में माई साहब के पास में एक फोल्डर था, मतलब जो है वो मेटल का। उसमें एक साहब भगवान बुद्ध का फ़ोटो था, एक तरफ बाबा साहब का था। तो उसको टेबल पे वो रखे, है ना, और माई साहब हाथ जोड़ के बैठी हुई थी। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा, तो मैं देखता रह गया कि माई साहब 5 बजे उठ के बाबा साहब भगवान बुद्ध की एक जो छोटा सा, उसको हमेशा अपने पर्स में रखती थी वो, और एक वो लॉकेट पहनती थी। उस लॉकेट में एक तरफ भगवान बुद्ध का होता था चित्र और एक तरफ बाबा साहब का होता था, वो हमेशा पहनती थी वो, और उसको बड़ा रिगार्ड करती थी वो। तो मैंने जब देखा तो मैं हतप्रभ हो गया कि इतना डेडिकेशन, 5 बजे उठ के बाबा साहब भगवान बुद्ध की फ़ोटो रख के और हाथ जोड़ के बैठी हुई। लेकिन सर समाज में तो उनको लेकर के बाबा साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें फैलाई गई हैं या फैली हैं, तो ये उन तक नहीं पहुंची थी? उन तक पहुंची थी, नो डाउट,
मैंने बात मैंने की तो तब तक मुझे ये नहीं पता था कि माई साहब के खिलाफ आरोप हम सुनते थे, लेकिन माई साहब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में वो क्या सोचती थी वो मैंने बात करने की मतलब जो है वो कोशिश नहीं की। जब मैं 2-4 दिन रहा तब फिर मैंने उनसे पूछा कि माई साहब मैंने एक पुस्तक पढ़ी हुई है आपके बारे में और बाबा साहब के बारे में जिसमें बड़े निगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि हम उनसे जो कुछ पूछते थे बड़े सौम्य शब्दों में पूछते थे, बच्चे की तरह पूछते थे, जिससे जिज्ञासा नहीं होती। अपनी जिज्ञासा में अगर कोई शांत करना है तो आपके प्रश्न में भी है ना वो प्रश्न पूछते समय आपकी जो सभ्यता है ना, आपकी जो विनम्रता है वो झलकनी चाहिए, तभी आपको उसका अच्छा उत्तर मिलेगा। अगर प्रश्न पूछते समय अगर आप विनम्र नहीं हुए है ना, एटिकेट्स नहीं आए, संस्कारित ढंग से नहीं पूछा गया, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई उत्तर मिलेगा भी तो आप उसको समझ लेंगे। समझने के लिए विनम्रता भी चाहिए, है ना। सवाल तो एक गहराई है, उस गहराई के साथ जाना चाहिए। आप पहाड़ बनकर जाएंगे तो जी बाधा है वो। तो फिर मैंने पूछा, हमने कहा माई साहब आपके बारे में वो लिखा हुआ है, तो माई साहब मुस्कराई, है ना। उन्होंने कहा हाँ हमने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो फिर मैंने पूछा, हमने कहा मैं सब जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा लोगों ने क्यों लिखा। तो उन दिनों नानक चंद रत्तू जिन्होंने माई साहब के बारे में लिखा हुआ है। सर इस पर हम आगे बात करेंगे। जी। आप जब माई साहब से मिल रहे हैं जी पहली बार और जब आपने उनको बाबा साहब के प्रति इतना डेडिकेटेड देखा, आप इतना समर्पित देखे, जी, तो आपको क्या ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो इनके ऊपर आक्षेप है इससे वो एक तरह से बोझिल हैं, दबी हुई हैं और उसका उनके पास कोई प्रतिकार उस तरह से नहीं है जैसे किसी मासूम के ऊपर कोई ऐसी शक्ति सवार हो जाए कि उससे वो खुद से नहीं बाहर निकल सकता, वो समय पर छोड़ देता है और समय का साथ पाने के लिए जो उसको संतुष्टि चाहिए, जो उसको धैर्य चाहिए, इसलिए वो बाबा साहब और गौतम बुद्ध के शरण में बिल्कुल हैं कि उनको यकीन है कि एक दिन आएगा ऐसा कि जब दुनिया की आँख खुलेगी और लोग जानेंगे। क्या ऐसा आपको देखकर महसूस हुआ? नहीं, मैंने उनसे जब बातचीत की तो उनका ये था कि हम इस में जवाब देके, है ना, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उनका हम पब्लिकली जवाब दें, है ना। अगर हम उसमें उलझ गए तो जो बाबा साहब ने जो छोड़े हुए काम हैं जो मुझे लगता है कि हम पूरा कर सकते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनको पूरा करने में लगें। हम अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव कार्यों में खर्च करें, जो सकारात्मक ढंग से जो कार्य हो सकता है, जिसके रिजल्ट निकल सकते हैं उसमें करें, हम इसमें क्यों करें। तो ये उनको लगता था। और एक बात, दूसरी बात वो ये मानती थी कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं जी, ये जो समाज है वो मानसिक रूप से अपरिपक्व है। अच्छा, और ये वो एक तरह से अभी उनको अपरिपक्व माने, अभी ग्रोथ हो रही है। हाँ, सही बात। अपरिपक्व है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसिक रूप से परिपक्व कैसे हो ये सोच उनको विरासत में नहीं मिली जी, इसलिए यानी ये जो अफवाह उनके खिलाफ थी जी उसके लिए वो अफवाह फैलाने वालों को कोई दोष नहीं दे रही हैं जी और अफवाह पर यकीन करने वालों को भी कोई दोष नहीं दे रही। वो ये मान कर चल रही हैं, वो ये बल्कि स्वीकार कर रही हैं कि समाज की ऐसी दशा है जिसमें उनके खिलाफ यह झूठी अफवाह फैलनी स्वाभाविक है, ये फैल जाएगी। जी। और अपने यहाँ भारत में भी है ना, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया, लोग अपना कान नहीं देखते हैं, कौवे की तरफ दौड़ते हैं, है ना। ये तो अपने यहाँ की पुरानी कहावत है। सभी महापुरुषों के बारे में मैं देख रहा हूँ। जी। जैसे नेहरू जी के बारे में जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके धर्म को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, कि जैसे लगता है कि आज़ादी के सारे नायक जो है कैसे कितने मूर्ख थे जो इनको नेता माने होंगे, अगर ये इतने खराब थे तो। तो ये जो एक षड्यंत्र है महापुरुषों को अपमानित करने का और महापुरुषों को अपने हिसाब से यूज करने का, कि ताकि हम इस महापुरुष का इस तरह से ही प्रयोग कर पाएं,
ये ऐसा संभव हो पा रहा है, इसके लिए वो समाज की उस दशा को देख रही हैं, दोषी नहीं मान रही हैं, समाज की दशा को देख पा रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें फल फूल रही हैं। जी जी जी, सही बात है। और वो ये मान रही है कि अगर समाज को सही कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, या जब हो जाएगा ये सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। एकदम ही तो एक डॉक्टर की तरह का विवेचन है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जैसे वो कोई किसी को फोड़ा हुआ है, डॉक्टर ऑपरेट करता है, हम आप ऑपरेट करेंगे, वो चिल्लाएगा तो हम लोग को ममता भी आएगी या गुस्सा आएगी जी। लेकिन डॉक्टर को न तो ममता आएगी और न गुस्सा आएगी, वो अपने ढंग से काम करेगा, है ना। उसका उद्देश्य ये है कि इसको फोड़े से इसको जो है मुक्त करा दें हम, है ना। त्रिपाठी जी, आप माई साहब की उस मनः स्थिति की कल्पना करिए कि वो ब्राह्मण समाज से थी, और वो भी सारस्वत ब्राह्मण से, जो महाराष्ट्र के उच्च कुलीन ब्राह्मण माने जाते हैं। उन्होंने बाबा साहब के साथ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन्होंने विवाह किया, तो ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। एक स्थिति ये हो गई जी। फिर बाबा साहब से विवाह के बाद जो बाबा साहब के लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, उन्होंने माई साहब को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ब्राह्मण होने के नाते स्वीकार, ब्राह्मण होने के नाते एक अछूत के साथ विवाह से करने की वजह से ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया जी। और उन अछूतों ने माई साहब को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण थी। अब आप उनकी मनः स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने अपने को कैसे संभाला होगा इस कंडीशन में। तो कैसे संभाला, सोच करके मतलब एकदम और ऊपर से ये तमाम आरोप, और बाबा साहब का साथ छूट चुका है, बाबा साहब का साथ है नहीं दुनिया में कि उनसे बात कह करके धैर्य ले सकें, और और ये आरोप, और आरोप लगाने वाला समाज जिसकी संख्या करोड़ों में, जिस ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार किया उसकी भी 1-2 करोड़ जनसंख्या उन दिनों जी। इस कंडीशन में, इस हालात में उन्होंने बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की, और बहुत हद तक उन्होंने पूरा किया। हम आपको आगे बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम पूरे किए। लेकिन उनको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने इस विवाह को मान्यता दी जी, और स्वीकार किया था इस बंधन को जी, सम्मानित बल्कि किया था जी, तो इससे बल मिलता रहा होगा या भरोसा रहा होगा? बिल्कुल मिलता रहा था। और बाबा साहब का जो एक जीवन जीने का जो तरीका था जी, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, जो उनका जीवन, वो माई साहब ने पूरी तरीके से अपना लिया था जी। और उनका तरीका क्या था बाबा साहब का, आप जानते हैं, है ना जी, कि कोई लालच नहीं, ना कोई पद की, ना किसी प्रतिष्ठा की, यही माई साहब के साथ में था। और तब अपने को जो है वो बैलेंस करना, काम करना बड़ा मुश्किल होता है जी। किसी महत्वाकांक्षा तो आपको अंदर से बल देती है ना काम करने के लिए। अगर आप कोई महत्वाकांक्षा पाल लें तो आपको अंदर से कुछ बल मिले जी जी। लेकिन अगर आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा न हो तब कैसे काम, और समाज की सारी धाराएं आपके विपरीत हों, तब आप उस मिशन को कैसे पूरा करेंगे? अपने आप में बहुत कठिन काम है, बहुत दुरूह है ये नहीं, मतलब जो है फिर भी कैसे किया होगा। इसलिए वो सबके लिए एक सम्मान की पात्र हैं, और विशेषकर महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, उनके इस विचार को सुनकर आज लगा कि उन्होंने कितनी विराट थी कि जो उन्होंने इतने विराट पुरुष का चयन किया जी जी। और जहाँ तक चयन की बात है ना, बाबा साहब का अपना एक ऐसा मेंटल स्टेटस था जो उस समय पूरी दुनिया में गिने चुने लोग थे। कहा यह जाता था कि 5-6 लोग थे, है ना। एक बात, दूसरी बात, बाबा साहब जो है वो बाई प्रैक्टिस बुद्धिस्ट थे। वो बात दूसरी कि उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाई प्रैक्टिस तो कोई भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो बाई प्रैक्टिस वो बुद्धिस्ट थे। और बुद्धिज़्म में जो करुणा, मैत्री, शील, इनका वो बाबा साहब पालन करते थे, है ना। उनकी जो दृष्टि थी बड़ी व्यापक थी। वो भविष्य को जो है बहुत गहराई से, बहुत कैलकुलेट करके देखते थे। बाबा साहब ने जब ये निर्णय किया होगा कि माई साहब को हमें अपना
लाइफ पार्टनर बनाना है तो कितना उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, कितना गंभीर जो है चिंतन किया होगा उन्होंने, कितना भविष्य के बारे में दूर तक देखा होगा, है ना, कितना जो है वो कसा होगा अपने को, नहीं, कितनी कसौटी रही होंगी उनको नापने की कि माई साहब हमारे जीवन में कितना जो है हमारे लिए कितनी उपयोगी होंगी। और साथ ही साथ माई साहब जो हमारे साथ, सविता अम्बेडकर जो हमारे साथ रहेंगी, है ना, उनका नाम वैसे शारदा कबीर था उन दिनों, कि शारदा कबीर से हम जब विवाह करेंगे और हमारे साथ रहेंगी तो इन फ्यूचर हम समाज के लिए क्या कर पाएंगे, इनका सहयोग लेके, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने सोची हो। ऐसा नहीं कि बस सतही कोई निर्णय था। और कहा तो ये जाता है कि बाबा साहब ने सविता अम्बेडकर को जब जीवन संगिनी के रूप में लेने का निर्णय किया तो उन्होंने उनको प्रपोजल भेजा था, प्रस्ताव भेजा था, वो 20 पेजेस का था, 20 पेजेस का, और हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि उन दिनों ये सब सिस्टम नहीं था, तो हाथ से लिखा हुआ 20 पृष्ठों का उनका पास प्रस्ताव था। और बाबा साहब ने ये कहा, उसमें लिखा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है ना, आप कैसे हमारी सहायता करेंगी। और नो डाउट वो बीमार रहते थे, शुगर के पेशेंट थे, ओवरवेट थे, है ना, और जो परिस्थितियाँ थीं कि उनका सारा समय जो है वो लिखने पढ़ने में और प्लानिंग बनाने में लग जाता था कि हम जो कम्युनिटी है, जो अनटचेबल कम्युनिटी है, उसको हम कैसे राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के रूप में कैसे शामिल करिए, उनका उद्देश्य था, है ना। उठाना तो था, लेकिन राष्ट्र निर्माण में इस कम्युनिटी की क्या, राष्ट्र निर्माण में सभी कम्युनिटीज को एकदम एक जगह पे ले आना है मैं इसीलिए अम्बेडकरवादी हूँ। जी जी। और अगर बाबा साहब की ये सोच नहीं होती तो मुझे और कोई कारण नहीं है बाबा साहब को स्वीकार करने का। वैसे तो कहा जा सकता है कि हजारों उनके कारण हैं, लेकिन एक जो मूल कारण है जी 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 कि बाबा साहब बदलाव की बात करते थे जी। वो ये मानते थे कि हर किसी में ये क्षमता हो सकती है जी, या हर किसी में अक्षमता भी हो सकती है जो जन्म से परे है जी, कि वह कहीं भी कोई बहुत अच्छा काम कर सके। यानी कि जो समाज का जो ढांचा जो जन्म आधारित था और जिसके कारण भारत बहुत पीछे गया था, जी जी, उसको वो उलटने की बात नहीं करते थे बल्कि सुधारने की बात करते थे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम उस लक्ष्य को पा लें तो इस भारत में इतने रत्न हैं, इतना बुद्धि पैदा करती है। आज भी पूरे दुनिया में यहीं से उस तरह की सोच वाले जाते हैं। जब वो वास्तव में अपने विषय को लेकर जब कोई अम्बेडकरवादी बन जाता है तो वो वैज्ञानिक बन जाता है। जी जी, सही बात है। दर्शकों, इस संदर्भ में आपको यह बताना आवश्यक है कि जिसे हम लोग सविता अम्बेडकर कह रहे हैं, उनको 3 नामों से जाना जाता है। बाबा साहब के सापेक्ष उनको माई साहब कहा जाता है, बड़े आदर के साथ। और इसलिए जो बाबा साहब और सविता अम्बेडकर के संबंधों को सकारात्मकता से देखते हैं, वे सभी लोग बाबा साहब के सापेक्ष सविता अम्बेडकर जी को माई साहब कहते हैं। गौतम जयंत जी के संबोधन में भी आपने माई साहब ही सुना है या सुनेंगे आगे। दूसरा, उनको बाबा साहब प्यार से सविता पुकारते थे और बाबा साहब की टाइटल अम्बेडकर। भारतीय समाज में पति की टाइटल पत्नियां लेती हैं, आज भी चल रहा है। तो इसलिए बाबा साहब का नाम और बाबा साहब की टाइटल लगाकर उनका नाम बनता है सविता अम्बेडकर। लेकिन ये दोनों ही नाम बाबा साहब से उनकी मुलाकात और उसके बाद आते हैं, जिसमें से एक नाम बाबा साहब देते हैं और दूसरे बाबा साहब को चाहने वाले देते हैं। लेकिन सविता अम्बेडकर जी के माता पिता ने क्या नाम दिया था और वो क्या थी अपने निजी जीवन में, अपने जाति से, अपने धर्म से, यह मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। जी, तो माई साहब का जो मूल नाम था
वो शारदा कबीर था। शारदा उनका नाम था और कबीर उनका जो है ना पारिवारिक नाम था उनका। हाँ। तो क्या उनका परिवार कबीर दास से प्रभावित होकर के कबीर टाइटल लिया था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। ये ब्राह्मणों में बहुत सारे जैसे काश्यप गोत्र होते हैं, वैसे एक कबीर भी टाइटल था ब्राह्मणों में। जो सारस्वत ब्राह्मण होते थे उनमें एक कबीर टाइटल था, तो इसलिए उनका नाम था शारदा कबीर। और बाबा साहब के साथ में 15 अप्रैल 1948 में उनका जो है वो कोर्ट मैरिज हुई थी। मतलब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है और 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह बंधन है, जो सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, और उन दिनों बाबा साहब जो है वो भारत के कानून मंत्री थे। इंटरिम कैबिनेट में, अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें वो कानून मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माई साहब को और बाबा साहब को अपने यहाँ विवाह के अवसर पे अपने यहाँ डिनर पे आमंत्रित किया था। अब बताइए दोस्तों, ये कितनी गहरी बातें हैं, कितनी आत्मीयता की बातें हैं। भारत को हम लोग अगर महापुरुषों की आंख से देखने लगे और उनके चिंतन से हम चिंतन करके आगे राह निकाल लें, तो ये एक बहुत बड़ा आदर्श बनेगा, न केवल वर्तमान में सारी दुनिया के लिए बल्कि आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया के लिए। और एक खास बात और, भारत की स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब की और माई साहब की ये पहली कोर्ट मैरिज थी स्वतंत्रता के बाद। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और 15 अप्रैल 1948 में बाबा साहब और माई साहब की जो है वो कोर्ट मैरिज होती है। तो ये स्वतंत्रता के बाद में वो कोर्ट मैरिज जो एक तरह से कहाँ ब्राह्मण इतना उच्च और बाबा साहब को जिस समाज से माना जाता था, है ना। नहीं तो, सर, हम सबको इन सच्चाइयों पर खुलकर चर्चा करना, वही मैं कह रहा हूँ। बाबा साहब इतिहास हमारा रहा है जी, तो उस पर हमें खुलकर चर्चा करनी है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब जिस समाज से आते थे उसकी हिंदू धर्म में क्या स्थिति थी, और माई साहब जिस समाज से आती थी उसकी क्या, मतलब एक बॉटम पे थे और एक टॉप पे थे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। भी एक स्त्री और पुरुष भेदभाव ये भी है। नहीं, वो स्त्री पुरुष के बीच में तो शादी होती है। नहीं सर, स्त्री पुरुष के बीच में शादी होती है जी, लेकिन अगर पुरुष उच्च वर्ण का हो और महिला निम्न वर्ण की हो तो इसको हमारे समाज में कम आपत्तिजनक माना गया। लेकिन अगर इसको रिवर्स कर देते थे तो आज भी ऑनर किलिंग का कारण बन जाता है। जी, सही बात है। तो ये डबल कंट्रास्ट जी। तो माई साहब बताती हैं कि जब वो पंडित नेहरू ने हमको डिनर पे आमंत्रित किया, है ना, तो और लोग भी थे। मैं उनके बारे में नहीं जानता वहाँ पे और कौन कौन लोग थे, लेकिन एक सुन के आपको मतलब जो है अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको आश्चर्य भी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब को कहते थे कि ही इज़ डायमंड ऑफ आवर कैबिनेट। बाबा साहब कहते थे डॉक्टर अंबेडकर इज डायमंड ऑफ आवर कैबिनेट। और यही कारण रहा कि तमाम विरोधाभासों के बाद भी बाबा साहब को उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा। और जो ये प्रचार होता है, एक जो प्रचार होता है ना तमाम मीडिया, और मैं तो इसको एक जो प्रचार है उसको मैं एक षड्यंत्र मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। वो ये कि कांग्रेस और नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया। मैं इसको एक षड्यंत्र मानता हूँ। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जब देश के दो भाग हो गए, पाकिस्तान और भारत के रूप में, और जो खुलना जो उन दिनों बंगाल में था जहाँ से बाबा साहब इलेक्ट होके आए थे संविधान सभा में, और जब वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अपने एक सदस्य को इस्तीफा दिलवाया और बाबा साहब को संविधान सभा में वो ले आए। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक सदस्य को त्यागपत्र दिलवाया संविधान सभा से, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में आ सकें। अब प्रचार ये है कि कांग्रेस ने रोका था।
जबकि सामान्य बुद्धि से भी सोचा जा सकता है और जाना जा सकता है जी जी कि जिस कांग्रेस का ही बहुमत था जी उस समय देश में, और कोई पार्टी लगभग थी ही नहीं, जी जी वह कांग्रेस अगर विरोध कर देगी जी जी तो क्योंकि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन विधायकों ने किया था, जी जी जैसे आज राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जी जी तो फिर वो कोई व्यक्ति आ ही नहीं पाता जिसका वो विरोध कर रही थी। विरोध करते, सही बात है। हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे जी जी कि आखिर पंडित नेहरू और कांग्रेस को बाबा साहब के दुश्मन के रूप में क्यों पेंट किया गया, बाबा साहब के विरोधी के रूप में क्यों पेंट किया गया है, और इनके पीछे किनका षड्यंत्र है। मेरा अपना मानना है कि इनके पीछे षड्यंत्र में वे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि वे मान्यताएं समाप्त हों जी जिनके कारण पंडित नेहरू थे, जी जी और जिनके कारण बाबा साहब अम्बेडकर दलित थे, जी जी जिन मान्यताओं के कारण, और जिन मान्यताओं के कारण ये दोनों साथ में उठने बैठने नहीं चाहिए। जी जी तो क्योंकि ये इनको बैठा रहा है, जी 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 तो ये समाज इनको लाइक कर रहा है, इनका समाज इनके कहने पर इनको स्वीकार कर रहा है। जी जी तो इन दोनों समाजों में नफरत पैदा कराने के लिए बाबा साहब का नेहरू और कांग्रेस ने अपमान किया, ये कह करके बाबा साहब के मानने वाले समाज में, जिसको माई साहब ने अभी अपरिपक्व माना, जी जी नफरत से भरा गया कि अगर ये नहीं नफरत कर रहा तो कम से कम इसके नीचे वाले नफरत कर दें, जिससे कि दोनों जुड़ ना पाए। जुड़ ना पाए। यानी उद्देश्य यही था कि दोनों जुड़े न, दोनों बराबरी पर न आ सके। जी नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। षड्यंत्र यही है, मैं महसूस करता हूँ। नहीं, सही है षड्यंत्र, बिल्कुल। आप अच्छे, मतलब आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूँ जी और मैं ब्राह्मण हो करके दलित को अपमानित कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, एक स्थिति हुई। जी ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं शक्ति में हूँ, ताकतवर हूँ, जी मान्यता मेरी है। जी इसका परिणाम क्या होगा कि क्योंकि मैं शक्ति में हूँ, ताकतवर हूँ, मेरी मान्यता है समाज में, तो दलित समाज का व्यक्ति जो सदियों तक हुआ वो सरेंडर कर दिया, झुक गया, दब कर रहा, अपमानित जीवन जी लिया। ये दोस्तों सदियों तक की सच्चाई है। जी अब मैंने अगर अपने में बदलाव किया, या मैं ऐसा नहीं था, और मैं किसी दलित समाज के व्यक्ति को उसके गुण के कारण, जात के कारण नहीं, जी गुण के कारण, बाबा साहब डायमंड थे तो बाबा साहब को कहा जाएगा। जी लेकिन अगर बाबा साहब के डायमंड की जगह पे उनको जात से देखा जाता तो कभी उनके डायमंड होने की पहचान नहीं होती। जी यानी उनके उस गुण के हिसाब से जब मैं उनको लगाऊं गले, जी जी तो जो लोग ये चाहते हैं कि ये ठप्पा लगा रहे कि इस समाज में कोई अच्छा नहीं पैदा हो सकता, जी जी यहाँ से कोई सोचने समझने वाला नहीं हो सकता जन्म के आधार पर, उस तरह के लोग तो षड्यंत्र करेंगे। जी तो जब वो मुझे नहीं समझा पाएंगे कि तुम इसका साथ छोड़ दो, जी। मैं उसके साथ उठूंगा, बैठूंगा, उसको बराबर मानूंगा क्योंकि वो मेरे बराबर है, तो वे लोग जब मुझे नहीं रोक पाएंगे तो इनको रोकेंगे, और जब इनको भी नहीं रोकेंगे तो इनके नाम पर, मेरे नाम पर नीचे के लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। जी जी मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, जिनको जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। षड्यंत्रकारी इतना एक्टिव रहते हैं कि आम आदमी नहीं रह सकता, जी, है ना। तो जब वो इतना एक्टिव रहते हैं, इतना सक्रिय रहते हैं, तो उनका तो काम है षड्यंत्र करना। कैसे भी, एनी हाउ करें, कैसे भी करें, कोई भी षड्यंत्र करें, उनको तो अपने उद्देश्य में सफल होना है। दोस्तों, अभी आज हम मुख्यतः परिचयात्मक चर्चा किए हैं, जिनमें दो बातें निकलकर सामने आई हैं कि गौतम जयंत जी माई साहब से कैसे मिले, और दूसरी कि माई साहब और बाबा साहब आपस में कैसे मिले। नेहरू जी ने जो उस समय प्रधानमंत्री थे, इन दोनों लोगों के विवाह का कैसे स्वागत किया। तो ये तीनों ही बातें परिचयात्मक तक हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि माई साहब पर बाबा साहब के लिए प्राणघातक व्यवहार करने का आरोप किस आधार पर लगा है, जी, उसके पीछे कारण क्या है। जी, और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि बाबा साहब जो चाहते थे, जो उनका मिशन था, वो करना चाहते थे,
यहाँ के अनटचेबल्स के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो करना चाहते थे, माई साहब का उसमें क्या योगदान ये रहेगा? उसके बाद का टॉपिक रहेगा सर, क्योंकि उसके बिना तो माई साहब अधूरी रहेगी। क्योंकि एक बात ये भी जाननी है दोस्तों कि हमारी मान्यताओं में, चाहे हम उसमें लाभ की स्थिति में रहे हों या कि हम उसमें हानि की स्थिति में रहे हों, दो तरह के भेदभाव मान्यता प्राप्त थे, एक जातिगत जन्मगत और दूसरा लिंगगत। तो आपने जो विषय बताया है उससे ये समझने को मिलेगा कि एक महिला होने के नाते और ख़ासकर पति के गुजर जाने के बाद वाली महिला, जिसको विधवा कहा जाता है, क्या माई साहब ने बाबा साहब के रास्ते पर चलना और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करना छोड़ दिया था, या उन्होंने प्रयास किया था? तो फिर उनके प्रयास से वो क्या क्या कर सकी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके कहने पर सरकारों ने बनवाए हैं, किस सरकार ने बनवाया है और कैसे उस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा, या इसके अलावा अन्य तमाम कार्य कैसे उन्होंने कराए हैं, इन बातों पर भी चर्चा होगी। गौतम जयंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा त्रिपाठी जी, और एक हम लोगों ने बैठ के सकारात्मक चर्चा की, और इस चर्चा से लोगों के जो पूर्वाग्रह हैं माई साहब के बारे में, है ना, अगर वो दूर हो जाएं तो ये हम लोगों की चर्चा की एक उपलब्धि। मैं अपने शब्दों में मैं आपको माई साहब का एक पुत्र मान ले रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, है ना। बाबा साहब को हम सारे लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रीज़न, हम लोग जितना सम्मान देते हैं, तो उसके नाते कि वो बाबा साहब की पत्नी थी, है ना, और अपने भारतीय समाज में पति का जो सम्मान होता है, उनकी जीवन संगिनी का कितना सम्मान होता है ना, स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको अपना जो है वो एक आइकॉन मानते हैं वो, और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और हम ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत की बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और जो कुछ सकारात्मक करना चाहती हैं, उनके लिए माई साहब एक रोल मॉडल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय संविधान। जय संविधान।